हेडिंग तो मैं आपसे कॉपी कर दी थी ना। आप अगर मुझे ये कहते हैं ना कि मैम आप एक शीट पे सारे हमें फॉर्मूलाज लिख के क्यों नहीं दे देती, या आप एक हमें शीट क्यों नहीं दे देती, या हम उसको रीड ही क्यों ना कर लें, आप एलएमएस पे उसको कहते हैं ना कि सबसे पहले जल्दी से ये नोट डाउन कीजिए जो कल हमने आइडल टाइम अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट होता है तो हमारे पास क्या वेरिएंसेस किसका क्या फॉर्मूलाज बनते हैं लेबर कॉस्ट के, ये जरा जल्दी से कॉपी करना शुरू करें। ये मैंने टाइप पहले ही कर दिए थे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको इतनी बात बता दूं, ये जो हेडिंग कॉपी कर दी सबने, हेडिंग तो मैं आपसे कॉपी कर दी थी ना। आप अगर मुझे ये कहते हैं ना कि मैम आप एक शीट पे सारे हमें फॉर्मूलाज लिख के क्यों नहीं दे देती, या आप एक हमें शीट क्यों नहीं दे देती, या हम उसको रीड ही क्यों ना कर लें, आप एलएमएस पे उसको अपलोड कर दें और हम उधर से देख लेंगे, अभी टाइम वेस्ट होता है। तो पहली बात तो ये कि मैं तो फोकस इस बात पे कर रही हूँ कि आप खुद अपने हाथ से अपने रजिस्टर में लिखें वो फॉर्मूलाज। मैं कल आपको ये होम असाइनमेंट देना भूल गई थी, लेकिन आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, और अगर नहीं किया तो आज इस एक्टिविटी को करेंगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस जितने भी हमने किए हैं उनको भी आपने एटलीस्ट 5 टाइम्स लिखना है अपने पास, ताकि वो आपको याद हो जाए। मुझे सही से बताएगा, मटेरियल के वेरिएंसेस लिखने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है? जब वो बार बार आपने लिखा है तो थोड़ी सी चीजें दिमाग में रह गई है ना, ऊपर से फिर ऑब्वियसली बात है लॉजिकल भी हमने उसको थोड़ा बहुत समझा है, और हमने मतलब जिस तरह होते हैं ना स्टूडेंट्स निकालते हैं कि याद रखने के तरीके जैसे होते हैं, एक्रोनिम्स बनाते हैं, है ना, तो हर चीज आप सिर्फ रटा लगा के नहीं करें। अगर आपको उसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही तो आप उसका कोई इंटरेस्टिंग सा तरीका ढूंढें याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब जिस तरह अगेन मैं आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस भी अभी हम आज कंप्लीट करेंगे, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस आप आज इंशाल्लाह इस तरह से करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन करने से भी समझ आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए बेहतर है कि आपको पहले फॉर्मूलाज दिमाग में हो आपके, है ना। तो समझ के लिए तो यस क्वेश्चन वगैरह जरूरी है, लेकिन याद रखने के लिए फॉर्मूलाज जो है वो फिर आपको इस तरीके से लिख के करें, या फिर अपने तरीके से कोई एक्रोनिम बना लें, या इस तरीके से हमने एक कॉमन चीज निकाली कि जी रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए रेट के डिफरेंसेस लेने, है ना, रेट दोनों डिफरेंट होंगे, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेना, और फिक्स हमने किसको कर लिया, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल आवर्स, है ना। इस तरह से हमने चीजों को याद कर लिया। और एफिशिएंसी वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस के लिए हमने आवर्स और क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस लेना, और हमने फिक्स कर लिया स्टैंडर्ड रेट। तो वो दोनों लेबर वेरिएंस में भी मटेरियल वेरिएंस में भी आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है। तो ये भी आपको एक तरीका है आपको याद रखने का। जल्दी से 2.2 आइडल टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको जल्दी से कॉपी करें। हमारे पास इसके भी 4 वेरिएंसेस हैं, ठीक है। आइडल टाइम के साथ हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से इसको कॉपी करें फिर आगे चलते हैं, और जल्दी से कॉपी करेंगे स्पीड में, लेकिन ख्याल से कॉपी करेंगे, कोई चीज इधर उधर होनी नहीं चाहिए। एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड, इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखना है आपने। जल्दी से कॉपी करें। अच्छा जनाब, बिफोर आई फॉरगेट, कल इंशाल्लाह आप लोगों की नॉर्मल क्लास तो होगी 9:30 से 10 बजे, ठीक है। और जी बिल्कुल सिर्फ आइडल टाइम वेरिएंस में ही डिफरेंस है अब्दुल्ला, बाकी सब चीजें सेम है। कल आप लोगों की इंशाल्लाह 9:30 बजे क्लास जो नॉर्मल है वो तो आपकी नॉर्मल टाइम पे होगी। मैं इंशाल्लाह 2 बजे रख रही हूँ आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग की एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। उसमें फिर ये होगा कि मुझे काफी स्टूडेंट्स ने प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप किए हुए, मैंने उनको अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि वो मैं इंशाल्लाह क्लास में उनको एंटरटेन करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपसे गुजारिश ये है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट भी आप लोगों ने तैयारी भी कर ली है, और आपने वैसे भी इसको गो थ्रू कर दिया होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के 1 बजे 2 बजे एफआर होती है, तो आप फारग कितने बजे होते हैं, जितने बजे फारग होते हैं मुझे बता दें, मैं क्लास रखूंगी। 2 बजे एफआर होगी। अच्छा जी, शाम को, हाँ संडे को तो क्लास हो गया, मैंने आपको बता दिया, संडे ऑन हो गए हैं, ठीक है। संडे हम ऑन रखेंगे इंशाल्लाह 3:15 बजे, 4 बजे रख लूँ क्लास असर के बाद, आज नहीं कल। मैं एक दिन पहले नॉर्मली कोशिश करती हूँ ना इन्फॉर्म करूँ, तो आज नहीं है, इतनी मैं शॉर्ट नोटिस पे कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास ना रखूँ। तो मैं अगर 4 बजे आपकी रख दूँ एक्स्ट्रा क्लास, और वो जिस तरह प्रैक्टिस सेशन होता था ना, जिस तरह हमने कुछ टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेशन रखे, अब ये प्रैक्टिस सेशन तो नहीं होगा, ये क्वेरी डिस्कशन क्लास हो जाएगी, ठीक है। और आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जो मैंने आपसे कमेंट किया हुआ है रूल्स और एक क्वेश्चन के जो मैंने डबल एंट्रीज आपकी अपलोड करने, वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज वो बना के अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि कल वाली क्लास से पहले हमारे पास वो चीजें हों। 4 बजे फाइन, हम 4 से 5 कर लेंगे, 4 से 5:30 जितना भी। वो ये है कि अगेन ये कंपलसरी क्लास तो होगी नहीं, जिसको प्रोसेस कॉस्टिंग में मसले हैं, इंस्टेड ऑफ कि भाई व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेज के आप मुझे मैं आपको वहां पे समझाऊं, बेहतर होता है कि हम बोर्ड पे डिस्कस कर लें। तो जब हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम एक किस्म की वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, और मैं आपको आराम से पूरा सॉल्व करके समझा के बता सकती हूँ चीज, तो फिर क्यों ना इसको अवेल करें, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी, जो मुझे बड़ा ईजी लगता है। तो डोंट टेक इट एज समथिंग बहुत ही कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने कर दिया, इसको फिर मतलब कोई सर पे टेंशन सवाल करने की जरूरत नहीं, इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी है। नंबर 1 दिस इज ऑप्शनल, ये कंपल्सरी नहीं है। नंबर 2 दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट, दिस इज फॉर योर क्वेरी डिस्कशन। तो हमें विल बी कमिंग टुगेदर एंड विल बी डिस्कसिंग योर। कल 4 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, 9:30 बजे सुबह नॉर्मल क्लास जो होती है वो होगी। 9:30 से 10 में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। जो 4 बजे वाली क्लास है उसके अंदर हम आपकी क्वेरीज डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज अभी स्पेसिफिक टू प्रोसेस कॉस्टिंग ओनली, ताकि मैं उसी अप्रोच के साथ उसी फोकस के साथ आऊँ। मैं भी थोड़ा सा ऐसी बातें तैयारी करके आऊंगी ना फिर। अगर देखा जाए ना तो आपके पास यहाँ पे फर्क जो है ना वो उसी में आता है, 4th में ही आता है। 3rd में भी फर्क नहीं है, दोनों स्टैंडर्ड आवर्स वर्क भी हैं, ये भी स्टैंडर्ड आवर्स वर्क है ना। 3rd में भी कोई फर्क नहीं है 2.1 और 2.2 में। ये देखें 2.1 और 2.2 आपके मॉडल सेम है, आपका फर्क आ रहा है आइडल टाइम के अंदर, ठीक है। चलें जी, मैंने आपको ये कहा था कि आपने स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर 341 पढ़ना है,
पहले तो हम आ जाते हैं पैकिंग हैंडबुक सेक्शन नंबर 5 पे। आई होप आपको सेक्शन नंबर 5 जो है वो समझ में आ गया होगा। सेक्शन 5 में बेसिकली उन्होंने ये डिस्कस किया है कि भाई क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर कॉस्ट, मतलब वेरिएंसेस के क्या रीजंस हो सकते हैं। अब आपको ये बात पता है कि भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर एडवर्स वेरिएंस है तो उसका मतलब है कि जी आपके सप्लायर ने प्राइस को बढ़ा दिया, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, आपने केयरलेस परचेजिंग किया, चेंज इन मटेरियल स्टैंडर्ड हुआ, तो ऐसी बात है आपका जी बिल्कुल। उसके ऊपर अभी हम आते हैं, ठीक है, 341 पेज नंबर पे आते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमने क्योंकि अभी कंप्लीट भी करना है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस, इसलिए मैं इसको अगेन इसके अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी रेफर कर रही हूँ। आज हम इंशाल्लाह ओवरहेड को भी देख लेंगे, तो फिर मैं आपको कहूंगी कि सेक्शन 5 आपने पूरा पढ़ना है, और फिर उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ओवरऑल तो मैं उसमें इंशाल्लाह कल, फिर हम उसको कल नहीं तो परसों हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फेरों की बात, लेकिन मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर कट थी, काफी चीजें आपको अंडरस्टूड है, लॉजिकल भी है इसमें कि मटेरियल प्राइस यूजेज में आपको पता है कि कंजम्पशन से रिलेट करते हैं वेरिएंसेस। लेबर रेट में अगेन लेबर रेट के ऊपर फोकस होगा, आइडल टाइम के अंदर आइडल टाइम के ऊपर फोकस होगा, लेबर एफिशिएंसी पे फोकस होगा कि भाई आपके कितने घंटे लगने चाहिए, फिर कितने घंटे लगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड ऑल, राइट। अब हम आ जाते हैं जरा, मैंने आपको एक और चीज कही थी, मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर 341 आपने रीड करना है किसका, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट का। अब इसके अंदर जो हमारी अभी जो डिस्कशन हमारा होगा, अब वो किस बात का डिस्कशन है कि आपका क्या मतलब होता है कि आपने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड कॉस्ट में इंकॉर्पोरेट किया हुआ और आइडल टाइम को स्टैंडर्ड कॉस्ट में इंकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। आइडल टाइम को स्टैंडर्ड कॉस्ट में इंकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ, ये तो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या मतलब हुआ कि आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है ना, अगर तो आपने ऐसे करके है कि आइडल टाइम इज नॉट इंकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड रेट, तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, पहले तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया है ना, यहाँ पे हमें हमें जी बता दिया उसने कि जी 3 किलोग्राम्स ऑफ फॉर एग्जांपल 3 केजीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होता है, और 10 रुपए का 1 किलोग्राम है, तो हमारे पास एक यूनिट की टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी जाएगी, 30, है ना। एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड में फिनिश गुड में आपके पास 30 रुपी का, इसका मतलब है कि मटेरियल पड़ता है। फिर हम आते हैं डायरेक्ट लेबर पे। अब अगर तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, और इन 4 घंटों में आइडल टाइम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ, ठीक है, बात समझ आ गई। और आपको ये बताया गया है कि जी 200 रुपी पर आवर जो है ना वो हमारा रेट है, तो 4 इंटू 200, ये शायद ज्यादा ही हो गया, इसको 100 पर केजी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा रियलिस्टिक बन जाए, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो पॉइंट हमारा ये है, और यहाँ पे आपको ओवरहेड्स बताए गए हैं, ठीक है, ओवरहेड्स भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि 500 है, 6 प्लस वेरिएबल दोनों, या सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में अब हमारा फोकस इस बात पर है कि अगर आइडल टाइम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड रेट का क्या मतलब हुआ कि आपने जो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर लिया हुआ है, इसके अंदर जो 4 आवर्स लिए हुए हैं ये है आवर्स वर्क, है ना, या इसके अंदर आइडल टाइम इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। हालांकि आपको पता है कि कुछ ऐसे घंटे होते हैं जो कि एक वर्कर के कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो उसको आइडल नहीं गुजारने बिकॉज ऑफ फैक्टर्स नॉट अंडर हिज कंट्रोल, तो उनको भी अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब कितने डिफरेंट मेथड हैं, यू कैन गो आइदर वेज दो, आप स्टैंडर्ड रेट को विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग आइडल टाइम भी काम कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग आइडल टाइम भी काम कर सकते हैं। आपको दोनों तरीकों से वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का बता दिया फॉर्मूला, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अलाउइंग फॉर आइडल टाइम इन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम किस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आइडल टाइम को। मेथड 1 क्या है, इंक्लूड आइडल टाइम एज अ सेपरेट एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, सो दैट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज अ पार्ट ऑफ द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अगेन अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी, उसके अंदर मेथड 1 से ही काम किया हुआ है। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं अगर आइडल टाइम को इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ कि मैं ये कहूँ कि मेरा डायरेक्ट लेबर कितना है, मेरे डायरेक्ट लेबर में मैं इनको बाइफरकेट करके बताऊं कि जो मेरे आवर्स वर्क हैं वो कितने हैं, वो 4 आवर्स, और मैं कितने रेट पे करती हूँ, एट द रेट ऑफ 200 पर आवर, है ना। मेरा 200 रुपए पर आवर वेस्ट है, और मैंने ये बता दिया कि जो आवर्स वर्क हैं वो है 4 आवर्स, ठीक है, तो टोटल मेरा खर्चा कितना आ जाता है 800, और मैं डायरेक्ट लेबर का यहाँ पे आइडल आवर्स भी, आइडल टाइम भी यहाँ पे मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं। मैं कहूँ कि भाई एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 2 घंटे आइडल भी गुजारना पड़ता है मेरे लेबर को, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम सेटिंग अप कर रहे हो, है ना, नए नए मतलब यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हो सकता है कि रिसोर्सेज मंगाने हो, ये है वो है। मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ऑन एन एवरेज मेरे पास एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 घंटे आइडल टाइम भी गुजरता है मेरा। ऑब्वियसली बात है मैं उसी अमाउंट पे पे करूंगी ना, आइडल टाइम को भी मैं उतने पे करूंगी, तो 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 200 पर आवर। तो मैंने अब ये देखे मेरे पास अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आई, अब जो मेरी 1600 से मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ के 2000 रुपीज पर यूनिट पर आ गई है, उसके अंदर बात समझ आ गई ना, आइडल टाइम भी अब इनकॉर्पोरेट हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई, मैंने इस तरीके से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। दूसरा मेथड क्या है, allow for a standard amount of idle time in the standard hours per unit of for each product. The standard hours per unit therefore includes an allowance for expected idle time. This is feasible when the idle time is a necessary feature of the production process such as in batch processing. अब जब आपको पता है कि भाई आपको यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले उसको उसका बैच का सेटअप भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बेकरी की बात करें तो बेकिंग करने से पहले जी उसका पूरा जो सांचे हैं उनकी प्रॉपर ऑयलिंग होनी है, उनकी धुलाई होनी है, यानी सेटअप होना है, यानी कि कौन से सांचे को कहाँ रखना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी कि उसमें लेबर की कोई इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं, जो हमारा लेबर काम जिसने काम करना है उसके ऊपर है वो अभी बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो तो मैं काम शुरू करूँ, ठीक है। तो अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा मेथड है उसका सिर्फ आप तरीका सिर्फ देख लें, वो मेरे ख्याल से इन्होंने हाँ ये बताया हुआ है, ठीक है। इन्होंने दोनों मेथड से एग्जांपल में बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको कॉपी करने के लिए कुछ नहीं दे रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि जी टोटल आवर्स
जो हम काम करते हैं ना वो कितने, फॉर एग्जाम्पल 4 है ना। अच्छा जी, फिर मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई 10% ऑफ द टोटल आवर्स पेड आर आइडल, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, जो मैंने टोटल घंटे काम करने हैं वो है 4 घंटे एक यूनिट के ऊपर, ठीक है, 4 आवर्स पर यूनिट, ठीक है जनाब। टोटल आवर्स वर्क कितने हैं, 4 आवर्स पर यूनिट, 10% ऑफ द टोटल आवर्स पेड आर आइडल। तो आपको इतनी बात पता है ना, टोटल आवर्स पेड में क्या क्या चीजें आती हैं, टोटल आवर्स वर्कड प्लस टोटल आइडल आवर्स, क्लियर होगी बात। तो अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आवर्स पेड में से 10% अगर मेरे आइडल हैं तो टोटल आवर्स पेड के 90% मेरे आवर्स वर्कड हैं। इज दैट क्लियर? जितने घंटों की मैं पेमेंट कर रही हूँ उसमें से 10% आइडल आवर्स के लिए, तो रिमेनिंग 90% है किसके लिए, आवर्स वर्क के लिए। तो मैं क्या करूँ जी, मैं इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ किस, क्या चीज, मेरे पास आंसर वैसे वही आएगा, ठीक है, मैं दोनों तरीकों से करूंगी, आंसर मेरा वही आएगा। इनकॉर्पोरेट अगर मैं करूँ आइडल टाइम एंड टाइम पर यूनिट, तो मैं कुछ इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरे टोटल आवर्स पेड कितने बनते हैं। तो मैंने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाय 0.9। अब जो मैंने अपने आवर्स पर यूनिट लिए है ना, वो मेरे पास डेसिमल्स में कितने आ रहे हैं, 4.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। अब बात समझ आई? तो इस 4.4 आवर्स में क्या है, 4 आवर्स मेरे वर्कड है और 0.4 आवर्स मेरे आइडल है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो मैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में क्या करूं, मैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल मैंने ले लिया है ना जितना भी था, और अपने डायरेक्ट लेबर में मैं क्या लूं, फिर मैं वर्किंग करूं 4.4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 200। इज दैट क्लियर? अब वो ऊपर वाली फिगर से डिफरेंट है क्योंकि मैंने रेशियो डिफरेंट लिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखें, इस वाली एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो मेथड 1 और मेथड 2 सेम सिनेरियो के अंदर अगर हम उस चीज को अप्लाई करेंगे तो या तो हम अलग से स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में एक लाइन डाल दें आइडल टाइम की, या अपने जो लेबर आवर पर यूनिट है उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर दें, एक ही बात है बेसिकली। इज दैट क्लियर? आप मुझे बताएं, एग्जाम्पल 19 को आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, ऊपर रीड भी किया होगा, कोई मसला कोई परेशानी, अब्दुल्ला आपका कोई इशू आ रहा था पेज 341 पे? चलें जनाब, अब एक एग्जांपल नोट कर लें जल्दी से। मुहसिन, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी काइंडली इसको कॉपी मत करें क्योंकि एक प्रॉपर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल 19 गिवन है, पेज 341 जो मैंने आपको कहा था कि रीड करें इसको। तो वही चीज है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। एक ही सिनारियो में, सेम सिनारियो में मेथड 1 अप्लाई करें, मेथड 2 अप्लाई करें, आंसर आपका सेम होगा, लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ठीक है। चलें जी, अब जल्दी से एग्जाम्पल करें कॉपी और इसको सॉल्व करना है आपने।
हाँ जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये कौन सा केस है। हमें ये नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे आइडल टाइम है, क्योंकि एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क आपके डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिनेरियो 2। फिर हमने ये जज करना है कि सिनेरियो 2 में से ये कौन सा सिनेरियो है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट में, क्या स्टैंडर्ड रेट जो हमारे पास स्टैंडर्ड गिवन है डायरेक्ट लेबर का, उसमें आइडल टाइम इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं। तो हमारा जो लाइन है मेन हमारी स्टैंडर्ड की वो ये है, टोटल आवर्स पेड 4.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 पर आवर। तो हम ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट में ही इनकॉर्पोरेट किया हुआ है आइडल आवर्स। तो हमने कौन सी अपने जो है एग्जामिनर नहीं बताएगा क्या मतलब, आपको सवाल इसी तरह से दिया होगा ना, आपने खुद डिटर्मिन करना है, ठीक है। आपने खुद डिटर्मिन करना है। तो आप जरा मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगने चाहिए थे एक्चुअल प्रोडक्शन को, एक्चुअल यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो 4.5 अगर आप यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, 4 आवर्स तो लगते हैं वो जो आइडल टाइम को हटा के ना। मैं अगर आपको ये तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, 4.5 आवर्स लगते हैं ना एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, टोटल 4.5 आवर्स लगते हैं, जिनमें से 4 आवर्स तो बंदा काम कर रहा होता है, लेकिन उस यूनिट से रिलेटेड 0.5 आवर्स वो फारग भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब बात समझ आई। तो अगर हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं 4.5 आवर्स पर यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, आइडल टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि आपको इन्होंने देखे स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेडिंग में ये सारे काम दिए हुए ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेडिंग में इन्होंने आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम अपना स्टैंडर्ड के लिए हमारा मेन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, 4.5 आवर्स है हमारा स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने के लिए आप जो 4.5 आवर्स इस्तेमाल कर रहे हो वो है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग आइडल टाइम। तो आप उसके अंदर जो आइडल टाइम वेरिएंस के लिए और बाकी वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला यूज होंगे वो 2.2 वाले यूज होंगे। बात समझ आ गई? तो मैं आपको बाउंड कर रही हूँ, आपने 4.5 आवर्स को ही इस्तेमाल करके वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं सारे। आपके पास सारे गिवन है, ये मैं सॉल्व करवा दूं क्योंकि हमने लेबर आवर का कोई ऐसा किया हुआ नहीं है, तो लेबर वेरिएंस का कोई सॉल्व नहीं किया, या कर लेंगे खुद ही, लेकिन अभी करना है, क्लास वर्क है ये, खुद करते हैं। चलें जी, करें इसको जल्दी से करके देखें। सबके पास फॉर्मूलाज है ना लिखे हुए? चले, कितने कितना टाइम दूं? 4 फॉर्मूलाज हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, सारे फॉर्मूलाज भी आपको पता है, सारी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज्यादा लगने भी नहीं चाहिए, ठीक है। 10:41 पे फिर मैं दोबारा आपसे अपडेट लेती हूँ कि क्या पोजीशन है।
हाँ जी, हो गए कैलकुलेट? चलें जल्दी से वाइंड अप करें, 2 और मिनट ले लें। ठीक है जी, याद रखिएगा अभी तक हम इस पोजीशन में नहीं आए हैं कि हम अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंसिव उनको देख सकें। इंशाल्लाह जब हम ओवरहेड्स कर लेंगे तो फिर मैं आपको एक कल इंशाल्लाह एक होम असाइनमेंट दूंगी, वो एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन होगा। फिर हमने एक और चीज इसमें स्टडी करनी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी आप लोगों को लगेगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस और प्रोसेस कॉस्टिंग को अगर हम इंकॉर्पोरेट कर लें तो फिर हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक सवाल है, वो हम देखेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह संडे को इस पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह कि हम बाकी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने, क्योंकि ज्यादातर सवालों में आपको क्या नजर आएगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है वो रिकंसाइल करने को आपको कहे जाएंगे। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान रिकंसिलिएशन हमने देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। और रिकंसिलिएशन हमने देखनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के दरमियान, वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इट विल बी अ मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू लेक्चर्स कि आप बस एक लेक्चर के बाद यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस इंशाल्लाह। ठीक है, तो उस बात की फिक्र नहीं करनी, हम बिल्कुल अपने नॉर्मल लेक्चर्स की तरह पहले अपना बिल्डअप करते हैं, है ना, पहले अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करते हैं और फिर हम इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, फिर हमें आसानी भी रहती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं आपको कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं दे रही, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रही होम असाइनमेंट में, बिकॉज सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सारे या तो वेरिएंसेस हैं जो कि अभी तक हम अभी पढ़ रहे हैं। ओवरहेड्स के फिर आज हम स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। ठीक है, चले जी, हो गया सॉल्व? जी जनाब, एक एक करके बताएं किस ऑर्डर में, मुझे जब आप बताएंगे इस ऑर्डर में बताएंगे। लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या है आपका, लेबर प्राइस वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस और आइडल। जी इस ऑर्डर में जल्दी से अपने सॉल्यूशंस लिखें। अब्दुल्ला, सना, मोहम्मद उस्मान, मुनीबा, बाकी मोहसिन, एमन, अनस, हसनैन, आसिफ, मिनाहिल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद उस्मान। क्या समझ नहीं आ रही मिनाहिल? मुनीबा आप मुझे जवाब लिख रही हैं। समरा, उजैर, मुझे सबकी तरफ से जवाब आने हैं। क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे? मिनाहिल, कैलकुलेशन में क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा? बाकी सारे अपना सोल्यूशन लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? शुरू में चीटिंग आपको अलाउड है, लेकिन उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आप फिर अपनी मेमोरी से और लॉजिक समझ के फिर आप फॉर्मूलाज लिखें। ठीक है, बेहतर है कि याद कर लें, क्योंकि हो सकता है लॉजिक डेवलप करते हुए आपको प्रॉब्लम आ जाए। सही है, तो याद हो तो वो ज्यादा अच्छा है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? idle time is incorporated in standard cost, तो standard rate multiplied by standard hours paid minus actual rate multiplied by actual hour paid। मैं इसका फॉर्मूला यहाँ कॉपी भी कर देती हूँ। नेगेटिव 244, नेगेटिव 18,400, नेगेटिव 1,80,000, नहीं सना आपका एक डिफरेंट आ रहा है मेरे से, और नेगेटिव 1,20,000। चले देखते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सी, हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन में मसला हो। इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पेड। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि स्टैंडर्ड आवर पेड कितना होगा? आपका टोटल आवर कितने हैं, टोटल आवर्स पेड कितने बनते हैं? 4.5। ठीक है, 4.5 आवर्स बनते हैं और आपने 4,000 आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है? स्टैंडर्ड रेट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पेड हो जाते हैं 4.5 इंटू 4,000। मिनाहिल आपके लिए मैं स्पेशली ये काम कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल रेट आपके पास कितना है? 160। 160 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड कितना है? एक्चुअल आवर्स पेड है 18,400। हाँ जी, यही सॉल्व इसी तरह सॉल्व करना है। आपने बिल्कुल फॉर्मूले में डाल दिया, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है लेबर की और एक्चुअल कॉस्ट जो बनती है लेबर की फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वो आपके पास उसके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। हाँ जी बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम मिनाहिल? हाँ जी, इसमें बताइए कोई इशू? हम ये कह रहे हैं 4,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल आवर्स कितने लगने चाहिए थे? ये मेरे ख्याल से बनता है 18,000, है ना। 4,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे लेबर आवर्स कितने लगने चाहिए थे? 18,000 लेबर आवर्स लगने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल लेबर आवर्स कितने लगे? 18,400। सिमिलरली जो हमारा स्टैंडर्ड रेट पर आवर है वो बनता है 150, लेकिन एक्चुअल है 160। तो बेसिकली टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंस आ जाता है 244 एडवर्स। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे वेरिएंस के ऊपर, व्हिच इज व्हाट? लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कंसीडरिंग द फैक्ट कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में आइडल टाइम इनकॉर्पोरेट हम कर चुके हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड। तो आपके एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं, उसमें हमने रेट का वेरिएंस निकालना है ना। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था? 150 पर आवर। डायरेक्ट लेबर को हम पे करते थे, फिर पे करना चाहिए था 150 पर आवर के हिसाब से। एक्चुअल आवर्स पेड कितने? 18,400 माइनस एक्चुअल रेट कितना है? आपने एक्चुअली कितने पे किया? 160 रुपए फी घंटा। कितने घंटे? 18,400। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस किसके दरमियान आ जाएगा? रेट के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा ना। तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि एडवर्स है, हमने ज्यादा पेमेंट किया है पर आवर। इज दैट क्लियर? तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 18,400, हमारे पास इसका आता है नेगेटिव आंसर आ रहा है, यानी कि 1,84,000 एडवर्स।
ये भी सही हो गया। आगे आते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पर आते हैं। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? लेबर एफिशिएंसी में हमें समझ में आ जाती है कि आवर्स के दरमियान डिफरेंस और आवर्स वर्क के दरमियान डिफरेंस है ना, क्योंकि एफिशिएंसी में आइडल टाइम का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास आवर्स पेड के बजाय अब हमने आवर्स वर्क को देखना है। तो जरा बताइए, स्टैंडर्ड रेट है आपका 150 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स वर्क कितने होने चाहिए थे? आपको पता है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट में बता दिया गया है कि स्टैंडर्ड आवर्स वर्क ना 4 पर यूनिट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड आवर्स वर्क कितना होना चाहिए? 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4000 से। इज दैट क्लियर? 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4000 यूनिट से। तो 4000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल घंटे काम कितना करना चाहिए था लेबर को? वो इतना करना चाहिए था, लेकिन आपने काम कितना किया वो भी आपको बता दिया गया है। 17,000 कितना है? 200 है ना। 17,200 आपने आवर्स काम किया। तो क्या इससे आपकी एफिशिएंसी नहीं पता लगेगी? बिल्कुल पता लग जाएगी। ठीक है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4000, 16,000 घंटे बनते हैं है ना। 16,000 घंटे काम करना चाहिए था प्रॉपर वाला, लेकिन आपने काम कितना किया? 17,200। तो अगेन इनएफिशिएंसी है ना, इनएफिशिएंट हुआ, एडवर्स हुआ, हमने ज्यादा टाइम लगाया। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमारे लेबर ने हमारे पास एक एडवर्स 17,800 है, 17,800 ठीक है जी, 17,800 ये राजी 2,70,000 एडवर्स। हाँ जी, यहाँ पे मेरा और आप इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन में रेट था ना वो डिफरेंट मैंने लिखा हुआ था, मैंने लिखते हुए आपको गलत तो खैर नहीं हुआ, ठीक है सही है। तो 2,70,000 एडवर्स। फिर बारी आती है किसकी? अब आइडल टाइम के दरमियान हम देखते हैं वेरिएंस कितना हुआ, कि क्या हमने उतना ही आइडल टाइम लगाया जितना लगना चाहिए था? कहीं हमने आइडल टाइम में भी तो इनएफिशिएंसी नहीं दिखा दी। तो आइडल टाइम का हमारे पास अगर तो इनकॉर्पोरेट हम करते हैं स्टैंडर्ड रेट के अंदर, तो आइडल टाइम वेरिएंस कितना निकलता है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स आइडल और स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल। अगेन ये वाला फॉर्मूला ऊपर एक किस्म का एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है ना, एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है। हम बस स्टैंडर्ड आवर्स वर्क और आवर्स आइडल उसके दरमियान डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास कितना है? 150। आइडल आवर्स कितना बनते हैं टोटल? 4000 यूनिट्स के 0.5 इंटू 4000। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि 4000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आइडल टाइम कितने होने चाहिए थे? 2000 घंटे है ना। 2000 आवर्स आपके आइडल होने चाहिए थे, 150 के हिसाब से वो हमें खर्च आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली आपने आइडल टाइम लगाया कितना? आइडल मीन्स अब इसमें कोई काम नहीं कर रहे होते हैं ना, कल हम डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे। आइडल वो टाइम होता है जिसमें हम कोई काम, हमारा लेबर फारग बैठा होता है। तो हमारे पास एक्चुअली आइडल आवर्स लगे कितने? हमने लगाए कितने? 18,400 माइनस 17,800 यानी कि 600 घंटे हमने लगाए है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आ रहा है? फेवरेबल होगा ना। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि फेवरेबल होगा। 2000 घंटे हमारा स्टैंडर्ड था 4000 यूनिट्स के लिए। तो 4000 यूनिट्स के लिए 2000 बनते थे आइडल आवर्स, लेकिन हमने 4000 यूनिट्स के लिए आइडल आवर्स लगाए कितने? सिर्फ 600। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव हो गया है ना, कि हमें आइडल टाइम के पैसे नहीं देने पड़े एक्स्ट्रा जितने आपके बनते थे। तो 150 इंटू 2000 माइनस 150 इंटू 600। तो ये आपके पास सिर्फ एक है जो कि फेवरेबल बनता है। अब जरा टोटल करके देखें, टोटल ऑफ ऑल दीज 4 वेरिएंसेस शुड बी इक्वल टू व्हाट? शुड बी इक्वल टू योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल दीज, सॉरी 3 आपकी जो वेरिएंसेस हैं। तो आपने लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, इन सब का टोटल किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? नेगेटिव 2,44,000 और इससे आपका आंसर चेक हो गया। इज दैट क्लियर? सो फार सो गुड है ना, सो फार इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लॉजिक भी सबको समझ में आ गई। मैं साथ साथ सॉल्व करते हुए आपको लॉजिक भी बता रही हूँ कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इन पर्टिकुलर वेरिएंसेस का। अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे पहले फॉर्मूलाज, देख लेंगे अगर तो डिस्कशन की जरूरत पड़ी, यानी कि अगर हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, वरना हम इकट्ठे तो क्वेश्चंस पर आएंगे तो उसमें अल्टीमेटली सॉल्व हो ही जाना है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस को हम देख लेते हैं, और ये क्योंकि सिमिलर है टू व्हाट वी डन ऑलरेडी, तो इस वजह से शायद मैं इसका कोई खास एग्जांपल छोटी सी ना कर रहा हूँ। हम क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की जल्दी से फॉर्मूलाज कॉपी करेंगे। मैंने म्यूट हाँ जी, काम ही करें। अब जो हम वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है? ये रेट वेरिएंस ही होगा ना, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर है ना, कि हमें कितना रेट पड़ा, प्राइस वेरिएंस। मुझे जरा 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, मुझे जरा खुद ही वर्कआउट करके बताएं कि इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, क्या फॉर्मूला इसका बन सकता है। पहली बात तो ये कि मैं आपको एक सेकंड रुक जाए, पहली बात तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं। बैकग्राउंड क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स का तो नॉर्मली
क्या किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, आपको ये बता दिया जाता है। मेरी बात पहले सुन लें अब्दुल्ला, आपको नॉर्मली वेरिएबल ओवरहेड में किस तरह से बताया जाता है कि जी 2 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, है ना। वेरिएबल ओवरहेड कितना है हमारा, 2 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड को हम डायरेक्ट लेबर से बताया होता है हमने ना, यही होता है ना। वेरिएबल ओवरहेड को आपने इंडिपेंडेंटली नहीं बताया होता, आप बताते हो कि जितना आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स जितने ज्यादा होंगे तो पहली बात तो ये कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी उतनी से ज्यादा बढ़ेगी और आपका वेरिएबल ओवरहेड्स पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट लेबर का, तो पहली बात ये होगी। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई डायरेक्ट लेबर में आइडल आवर्स भी हैं और आवर्स वर्कड भी हैं, तो मैं वेरिएबल ओवरहेड्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करूंगी, मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर किस उससे होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स, क्या मैं टोटल पेड पे मैं अगर मैं आपको कहूं कि मेरे 100 घंटे लगे, है ना, 100 घंटों की मैंने पेमेंट की है, 100 घंटों की जो मैंने पेमेंट किया उसमें से 90 घंटे तो मेरे लेबर ने काम किया था, 10 घंटे वो फारग बैठा रहा, तो मुझे बात बताएं तो मैं वेरिएबल ओवरहेड्स अपने इनकर करूंगी वो 100 रुपए के हिसाब से होंगे या 90 आवर्स के हिसाब से होंगे, वो हमेशा होंगे आवर्स वर्क के हिसाब से। आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करें कि जाहिर सी बात है जिस पीरियड में वो फारग बैठा हुआ है उस पीरियड में कोई वेरिएबल ओवरहेड भी इनकर नहीं हो रहा, कोई इनडायरेक्ट लेबर नहीं लग रहा, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं लग रहा, कोई जो है वो वेरिएबल खर्चा जो है वो फैक्ट्री का नहीं इनकर हो रहा। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। तो जिस पीरियड में लेबर हमारा फारग बैठा हुआ है हम ये कहेंगे कि उस पीरियड में हमारा कोई वेरिएबल ओवरहेड भी इनकर नहीं हो रहा, और वेरिएबल ओवरहेड में आपको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर वगैरह होता है ना। तो अगर लेबर हमारा फारग बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी उसको पेमेंट हो रही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर हो रही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आइडल टाइम में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो इनकर होगी लेकिन वेरिएबल ओवरहेड कोई इनका नहीं होगा। आई होप दैट्स क्लियर। तो जब हम वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर्स वर्क्ड ओनली, ठीक है। तो जरा मुझे वर्कआउट करके बताएं कि वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस आपके हिसाब से क्या होता है। मुनीबा ने तो वर्कआउट करके बता दिया कि जी इसमें रेट का डिफरेंस होना चाहिए, तो एक्चुअल आवर्स वर्क्ड कॉमन है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, वेरी गुड, यही हमारे पास फॉर्मूला बनता है। एक्चुअल आवर्स वर्क हमारे कॉमन है, उसके अंदर हमने डिफरेंस नहीं लेना, हमने तो डिफरेंस लेना है रेट के दरमियान, बेहतरीन हो गया। अब बताएं याद रखने में कब कोई मसला होगा, इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं होगा। हमारा वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ख्याल रखिएगा, ख्याल इस बात का आपने रखना है कि फॉर्मूले में आपने हमेशा जो पहला एक्सप्रेशन लेना है ना वो स्टैंडर्ड का लेना है ना, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव फिगर जो आएगी वो फिर हमारी एडवर्स या फेवरेबल बनेगी। तो आपने इस ऑर्डर को आपने चेंज नहीं करना, आप ये नहीं करें कि जी एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क और यहाँ पे आप माइनस करें जी स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, नहीं ये नहीं। आपने हमेशा जो स्टैंडर्ड वाली चीज है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट करना है वो हमेशा आपने ब्रैकेट में पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क ये हमारे पास आ गया, माइनस करेंगे एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। इज दैट क्लियर? ये आपके पास आ जाता है जी स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस। अब खुद ही मुझे वर्कआउट करके बताएं वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको पता है कि जी हम टाइम के ऊपर फोकस करते हैं ना, एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगे वेरिएबल ओवरहेड्स के, मुझे जरा वर्कआउट करके बताएं इसका फॉर्मूला क्या बनता है। हाँ जी, क्या इसका बनता है? हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर अब हमने फिक्स रखने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क्ड और एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, वेरी गुड। मोहम्मद शाहरुख ने और अच्छे तरीके से कर दिया, स्टैंडर्ड रेट कॉमन है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, वेरी गुड, हो गया। रिपीट कर दूं किस तरह याद कर सकते हैं। अनस आप अगर देखो तो मतलब फॉर्मेट मोर और लेस सेम ही है, जितने जितने अभी हमने 3 वेरिएंसेस पढ़े हैं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, हमने स्टैंडर्ड रेट को कॉमन रखा मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, यानी कि टाइम लगना कितना चाहिए था हमें, एक्चुअली कितने घंटे हमें लगाने चाहिए थे वर्क के अंदर, ठीक है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? बिल्कुल ठीक, उस्मान मैंने वर्किंग इसकी ठीक कर दी है, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैं दे देती हूँ आपको, वेरिएबल ओवरहेड्स जनरली जनरली वेरिएबल ओवरहेड्स का जो रेट आपको दिया जाता है वो पर आवर दिया जाता है, ये बात अभी मैंने इस बात का जिक्र भी किया है ना। आपको जो क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको बताया जाएगा कि जी वेरिएबल ओवरहेड है 2 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर, है ना, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी भी हो सकता है वो आपको पर यूनिट दे दे, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। अगर हम क्या करेंगे, इफ standard rate of variable overhead is expressed as ठीक है, तो फिर तो बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज एक्सप्रेस्ड एज रुपीज एक्स पर लेबर आवर। ठीक है,
ये बात तो आपको समझ आ गई ना। आपको जहाँ पे वेरिएबल जो स्टैंडर्ड रेट है वो आपको गिवन है, यानी कि रेट्स आपके पास एक्सप्रेस किए जा रहे हैं एज रुपीज एक्स पर लेबर आवर, तो वी विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड आवर्स वर्क एंड एक्चुअल आवर्स वर्क इन द अबव फॉर्मूलाज। ये तो हमने फॉर्मूलाज उसी तरीके से डिराइव किए हैं, ठीक है। हाउएवर इफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर आपके पास रेट जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं रुपीज एक्स पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। अगर मैं आपको बताऊं कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड इनकर होता है, अब मैं पर यूनिट बता रही हूँ ना आपको, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूलाज में आप क्या रिप्लेस कर देंगे, ओ सॉरी पर यूनिट नहीं होगा, सॉरी पर यूनिट में नहीं होगा, पर मशीन आवर, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड में नहीं एक्सप्रेस किया जाएगा, मशीन आवर्स में या तो एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर लेबर आवर्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। आपको पर यूनिट में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, या तो आपको लेबर आवर में एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर आपको एक्सप्रेस किया जाएगा पर मशीन आवर में। ये मेरे मुंह से गलत निकल गया था, पर यूनिट तो आपको अल्टीमेटली बाद में कैलकुलेट करना है, वही पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का, ठीक है। तो जो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड है वो जनरली आपको किस टर्म में दिया जाता है, पर डायरेक्ट लेबर आवर में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको दे दे पर मशीन आवर एज वेल, ठीक है, एज वेल नहीं, या तो डायरेक्ट लेबर आवर होगा या मशीन आवर्स में दिया होगा। तो जनरली तो हम देखते हैं कि जब आवर्स की बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर आवर्स, लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि जी आपका जो स्टैंडर्ड रेट है वो रुपीज एक्स पर मशीन आवर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है जहां जहां पे हमने स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स इस्तेमाल करने हैं वहां पे हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स लेंगे मशीन आवर्स के। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल और स्ट्रेटफॉरवर्ड बात है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपनी क्या कहते हैं वर्किंग के अंदर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मेरा ये पॉइंट है, आप एक काम करें, अभी ऑडिट की क्लास है आज आपकी, 11:06 हो गए ना, वेरिएबल ओवरहेड्स को भी मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स में भी मुझे एक सिंपल एग्जांपल कराने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आपको इतनी बात समझ आ गई कि फॉर्मूलाज वही है, बस आपने फिगर्स डालनी है और काम खत्म। मैं चाह रही हूँ कि हम जल्द अज जल्द, यानी कि कल हम आ जाएं एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन के ऊपर जिसमें चीजें मिक्स हुई हुई हों और आपको चीजों को पिक करने में थोड़ा मैं देखूंगी भाई समझ में आता है नहीं आता। तो हम एक काम ये करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी हमारे कंक्लूड हो गए, सिर्फ हमारा एक ओवरहेड रह गया है और वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स। वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है, वो थोड़े से डिफरेंट है। मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ये तो हमारे सेम पैटर्न पे हमें नजर आ रहे हैं ना, सिमिलर पैटर्न पे नजर आ रहे हैं। अब आपका होम असाइनमेंट क्या है, आपने अगेन लेबर वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस के साथ भी वही एक्टिविटी करनी है, यानी कि 5-5 दफा उसको आपने एटलीस्ट अपने पास लिखना है, ठीक है, 5 टाइम्स आपने लिखना है। फिर हम इंशाल्लाह कल जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स करने के बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि मैं आपको होम असाइनमेंट पे ठीक ठाक दूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अगेन कंसोलिडेटेड होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए मुझे थोड़ा सा ताजा दिमाग भी चाहिए, इसलिए हम इंशाल्लाह इसको मैं कल अभी कुछ लिखवा भी नहीं रही, वैसे भी टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह again no home assignment for today, but the only home assignment is you have to revise your formulas, you have to memorize those formulas and that's it, ठीक है। बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल से हमारा मेन जो काम है ना, हमारे जो असल सवाल है वो हमारे कल से स्टार्ट होंगे। अभी तो हम सिर्फ अपनी बेसिक बिल्ड कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छे तरीके से बिल्ड हो गई है, ठीक है। या चले काम ही करें, लेट मी सी लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है आपको कोई होम असाइनमेंट नहीं मिला हुआ, तो आप एक काम करें, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की एग्जाम्पल और वेरिएबल ओवरहेड्स की एग्जाम्पल, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने देखनी है आपके होम असाइनमेंट। क्या नहीं लग रहा बच्चे, ये सही से समझ आया? मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक तरीके से मतलब आपको समझ तो आ गई है ना, वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज की तो समझ में आ गई है। अच्छा, अजीब नहीं लग रहा हो, मैं समझी, मैं परेशान हूँ कि मैंने कहा शायद समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे फ्रैंकली बहुत मुझे अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, पैक हैंडबुक पेज 291 की जो एग्जाम्पल है वो आपने देखनी है लेबर वेरिएंसेस की, और एक दूसरा आपका होम असाइनमेंट है ये तो 291 हो गया, और दूसरा आपका है 292, पेज नंबर 292, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस की। मैं आपको सजेस्ट ही करूंगी कि अभी आप पैक के हैंडबुक के जो की पॉइंट्स है ना वो मत पढ़ें, अभी ना पढ़ें। एक दफा हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको बोलूंगी अब आप पैक के हैंडबुक को पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीजें आपको कवर नजर आएंगी अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। वो थोड़ा आगे पीछे की पॉइंट्स गिवन है, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली बात एक तरतीब के साथ। चलें जी, ये 2 एग्जांपल्स आपने करनी है और आपने अब तक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको लिख के याद करने का और लॉजिक बना के याद करने का जो है वो प्रैक्टिस भी करना है, और बिल्कुल आप ऑडिट के लिए जा सकते हैं। कल मैं रिपीट कर रही हूँ, कल हमारी नॉर्मल क्लास होगी 9:30 पे, जिसमें हम करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स, उसमें हमने वेरिएंस एनालिसिस करना है, और जो 4 बजे मैंने आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिक्स की है वो प्रोसेस कॉस्टिंग की क्वेरी डिस्कशन क्लास है। उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मुझे आज रात तक अपने जो भी क्वेश्चंस हैं इमेजेस के साथ वो जरा भेज दीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन में मसला, इस क्वेश्चन में मसला, ताकि मैं पहले से देख कर आऊँ और सोच कर आऊँ कि आपको किस तरीके से समझाना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।